नमस्कार दोस्तों। 29 अप्रैल के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आसाम की सरकार को झाड़ लगाई है। बोला है कि जो काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पे यार इंक्रोचमेंट क्यों हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है प्राइवेट लैंड के ऊपर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आसाम की सरकार को डांटा है। आसाम की सरकार ने बोला है कि कुछ लोकल पॉलिटिशियंस यहाँ पे इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में। जिन जिन ऑफिसर्स ने यहाँ पे परमिशन दी है उनका डाटा हम आपको जल्दी देंगे। कुछ ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ पे एक्शन हो सकता है। फिर भाई, बाइडेन ने यहाँ पे प्रपोजल रिलीज किया है कि जो रशियन ओलिगार्स है, रशिया के जो बिलियनियर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है यूएस में, उसको बेच बांच के जो भी पैसा आएगा वो यूक्रेन को दे देंगे। ये यूएस ने यहाँ पे प्लान बनाया ताकि यूक्रेन में जो तबाही हुई उसको थोड़ा कंपनसेट किया जा सके। भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हाई लेवल विजिट्स हो रही। जयशंकर साहब और हमारे बड़े बड़े जो दो डिप्लोमेट्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन सेक्रेटरी, वो गए हैं बांग्लादेश में, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। अगले 4 दिनों में हीट वेव आ सकती है। अप्रैल सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है पिछले कई सालों का। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी को लेकर थोड़ा बवाल हो गया। ये जो आप कह सकते हो ना कि धर्म के नाम पे सेग्रीगेशन वाली लड़ाई है, वहां पहुंच गई। उस मुद्दे को भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। फिर भाई, क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 महीने का समय दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। और ग्लोबल टेक जाइंट्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपने पास बुलाया है और उनके कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के बारे में यहाँ पे बातचीत की है। और तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है। तो इतनी न्यूज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्लॉपी। स्लॉपी मतलब केयरलेस, स्लैप डैश, स्लिप शॉट। क्या लिखा? वी गेव अवे अ गोल थ्रू स्लॉपी डिफेंडिंग। स्लॉपी मतलब ठीक से डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से नहीं खेल रहे हैं, मजे मजे में खेल रहे हैं, या मजे मजे में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है ना? केयरलेस तरीके से, इनएफिशिएंट तरीके से स्लॉपी बोलते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया है वीडियो पे, तो आप चाहें तो इसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं। और इन केस यू कैन नॉट क्लिक द ज्वाइन बटन, और अगर आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं तो जरूर दबाइए। पहली न्यूज, हाउस पैनल टू समन ग्लोबल टेक जायंट्स टू डिस्कस देयर कॉम्पिटिटिव कंडक्ट। देखिए, बहुत सारे ग्लोबल टेक जाइंट्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन प्रोब को फेस कर रहे हैं। किसके लिए? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए। कहीं ना कहीं गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे और जाइंट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप ट्रेवल सेक्टर में गो आईबीबो, स्विगी, जोमैटो, इन सब के खिलाफ कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चला रहा है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियस सी बात है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है। तो अब इस रिस्पेक्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पीपीटी पेश की पार्लियामेंट्री पैनल के सामने। ये पार्लियामेंट्री पैनल को बताया कि भाई कैसे कैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां अपना राज चलाती हैं, नियम कानूनों को वायलेट करती हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने इन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। डिसाइड किया है, बुलाएंगे और इनके साथ बातचीत करेंगे। अगली जो मीटिंग होगी पैनल की वो होगी 12 मई को, और वहां पे इन बड़ी बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा। इनसे सवाल पूछे जाएंगे इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। अगर आपने हर्षद मेहता देखा हो तो हर्षद मेहता वाला जो सीरियल था उसमें भी आपने देखा होगा कि जो सिटी बैंक का चीफ था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ होते हैं, अगर उस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाए कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो, मार्केट में कुछ भी एंटी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, तो सीधे सीधे पार्लियामेंट की एक कमेटी के मेंबर्स बुला सकते हैं इन रिप्रेजेंटेटिव्स को और इनसे पूछ सकते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो कुछ ऐसा ही किया जाएगा यहाँ पे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा। अक्सर कर आपने देखा होगा कि सुंदर पिचई को और मार्क जुकरबर्ग को बिठा के जो कांग्रेशनल मेंबर्स होते हैं यूएसए के, बिल्कुल लताड़ते हैं। तो कुछ कुछ हो सकता है ऐसा भी यहाँ पे हो। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम जल्दी ही एक डिजिटल मार्केट और डाटा यूनिट स्टैब्लिश करेंगे ताकि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के साथ डील कर सकें। फिर ऐसा बताया जा रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है और शायद जल्दी एक बिल लेके आया जाएगा जिसके थ्रू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रेगुलेटरी पावर्स हैं इनको शायद थोड़ा चेंज किया जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि बहुत से इन्वेस्टिगेशंस इन द डिजिटल पेस पेंडिंग है इन सारी कंपनीज के अगेंस्ट, जिसमें एप्पल भी इन्वॉल्व है, व्हाट्सएप भी इन्वॉल्व है। ओके। फिर कुछ माउंटिंग कंसर्न्स बताए गए। देखिए, ओवरऑल ये जो बिग टेक प्लेयर्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और अपनी मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी के चलते ये कंपटीशन को पनपने नहीं देते हैं मार्केट में। ठीक है। जो पैनल के चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल के, जयंत सिन्हा साहब, इन्होंने बोला है कि भाई हमारा अच्छी खासी बातचीत हुई है सीसीआई के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑफिसर्स के साथ, मतलब मीटी के ऑफिसर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मीटी बोलते हैं।
ओके। और उसके साथ साथ सीसीआई वालों के साथ बातचीत हुई है, हम इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेंगे, इन कंपनी वालों को बुलाया है, इनको लताड़ेंगे, इनसे पूछेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्यों कर रहे हो। प्लस यहाँ पे जो बीजेपी के मेंबर हैं सीएम रमेश, इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री काउंसिल के, इन्होंने सीसीआई ऑफिशियल्स को यह भी बोला है कि यार ये जो सीमेंट कंपनीज अपना कार्टेल चला रही हैं, इस मैटर के अंदर भी देखो सीमेंट सेक्टर में जो कंपनीज है वो कार्टेलाइजेशन कर रही हैं, चीजों के दाम बढ़ा रही हैं, तो इसको भी यहाँ पे लुकआउट करो। तो मतलब ओवरऑल पार्लियामेंट्री पैनल यहाँ पे हॉलिस्टिक तरीके से देश में जहां जहां पे भी एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं। ओके भाई। सीसीआई की बात की जाए तो सीसीआई एक्ट को इनिशिएट किया गया था, बेसिकली आया था सीसीआई प्ले में 2002 में, इसको लास्ट बार एक्ट को अमेंड किया गया था 2007 में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बनी है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था मार्च 2009 में। एक रॉबस्ट कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इससे पहले मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 आया था, इसको रिपील कर दिया गया था और उसके बाद इसकी जगह पे आ गया था कंपटीशन एक्ट 2002 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर या कंपनी इंडिया के अंदर अपने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके गलत तरीके से बिजनेस एक्टिविटी करती है, एक्विजिशन करती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो ऐसे केसेस में कंपटीशन अगर इफेक्ट होता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली प्ले में आ जाएगा। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, ठीक है भाई। चेयरमैन मेंबर्स इसके यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आई है। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाई कोर्ट्स को 2 महीने का समय दिया है कि आप अपने क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में एरर्स को करेक्ट करिए। देखिए, आपको याद होगा ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020, रिसेंटली ही केस की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस थे एल नागेश्वर राव, बेंच थी, उस बेंच को लीड कर रहे थे एल नागेश्वर राव। अब यहाँ पे एमिकी क्यूरी मतलब वो लॉयर्स जिनको राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी अपॉइंट करती है। तो एमिकी क्यूरी थी सीनियर एडवोकेट्स आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और एक एडवोकेट थे के परमेश्वर। इन्होंने बोला कि भाई देखिए, ये जो ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 बने थे, दीज वर अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस जिनको 3 लॉयर्स ने बनाया था क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्म करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अंदर ये सेट ऑफ रिकमेंडेशंस बनाए गए थे। क्योंकि क्या था ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से हो रही थी, तो ओवरऑल इंडिया में एक यूनिफॉर्म सेट से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, प्रॉपर सेट कोड्स हो, इसी के लिए ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 में बनाए गए थे। और अलग अलग राज्य की सरकारों से बोला गया था इनको इंप्लीमेंट करो, और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो लताड़ मिलेगी वो राज्य की हाई कोर्ट से मिलेगी। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मद्रास, गुजरात, बॉम्बे और राजस्थान, यहां पे प्रॉपर तरीके से आप कह लो कि इन ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ज्यादातर स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर लिया है, 7 स्टेट्स ने नहीं किया, जिसमें एक मद्रास, गुजरात, बॉम्बे और राजस्थान है। बेसिकली तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। हम मद्रास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का नाम है, बॉम्बे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम है। तो मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट, इनको यहां पे स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 हफ्तों के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर अपने राज्य में आप इन ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 को इंप्लीमेंट करवाइए। कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? तो पुलिस मैनुअल्स में जो भी अमेंडमेंट करने हैं वो करिए, क्रिमिनल ट्रायल के प्रोसेसेस में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है वो करिए। मतलब आप ओवरऑल अपने क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इसको बदलिए ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल वही चेप देना है, आप अपनी लोकलाइज सेट ऑफ कंडीशंस को भी ध्यान में रख सकते हो, पर जो बेसिक प्रोविजंस है ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 को बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेल कैसे होगी, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, इसके बारे में एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मैंने आपको एक सार सा बताया है, इस सार को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं ये बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ट्रायल कैसे करना है। फिर इन ड्राफ्ट रूल्स का ये बोलना है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी तो उस इन्वेस्टिगेशन के समय पे भी पुलिस लॉयर्स के साथ टच में रहती है। और बाद में क्या होता था कि यही लॉयर इन्वेस्टिगेशन के समय पे मदद करते थे, और जब फाइनली कोर्ट में मैटर पहुंच जाता था, तो जब ट्रायल हो रहा था उस समय पे भी वही लॉयर होते थे। तो इन पर्टिकुलर ड्राफ्ट रूल्स ने बोला है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी तो पुलिस की मदद करेगी एक सेपरेट टीम ऑफ लॉयर्स, और जब फाइनली कोर्ट में मैटर पहुंचेगा ट्रायल के लिए तब सेपरेट टीम ऑफ लॉयर्स होगी। क्योंकि होता यह है कि लॉयर्स जिस हिसाब से कोर्ट में केस लड़ेंगे उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन में अपना इनपुट देने लगते हैं। इसीलिए
अलग लॉयर्स होंगे जो इन्वेस्टिगेशन के समय पे पुलिस की मदद करेंगे, और अलग लॉयर्स होंगे जो कि भाई केस के एडजुडिकेशन के समय पे, ट्रायल के समय पे पुलिस के मदद करेंगे, उस केस के साथ डील करेंगे। तो अगर लॉयर ए और बी इन्वेस्टिगेशन के समय पे पुलिस की मदद कर रहे हैं और केस के बारे में जानते हैं, तो जब ट्रायल चलेगा कोर्ट में, हाई कोर्ट के सामने, मिलॉर्ड मिलॉर्ड होगा, उस समय पे ए और बी लॉयर उस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई तीसरे सी और डी लॉयर लाने पड़ेंगे। क्लियर? फिर भाई एमिकी क्यूरी ने यह भी सजेस्ट किया है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बेल ऑर्डर इशू होता है, तो वो बेल ऑर्डर अथॉरिटीज को उसी के उसी दिन दो, डिले मत करो। तो बेल ऑर्डर सेम डे यहां पे सर्व हो जाना चाहिए। फिर क्या क्या बताया जा रहा है? तो भैया हर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रिंटेड फॉर्मेट होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी सामने से कैसे दिखती है, पीछे से कैसे दिखती है, फ्रंटल और रियर व्यू। एक प्रॉपर स्केच होना चाहिए, उस स्केच में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको कितनी चोटें वगैरह लगी थी। अगर कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस के कह लो पुलिस के लॉकअप में बंद होने के समय पे मान लो किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हॉस्पिटल को बताना पड़ेगा कि भाई एक फोटोग्राफर भेजो, वीडियोग्राफर भेजो, ओके, जो कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के समय पे वहां पे प्रेजेंट होगा। वो जब इंसान मरा, तो वो जब मरा उसकी पूरी फोटोज वगैरह खींची जाएंगी। तो बाद में अब देखो, एक डेड बॉडी को तो आप वहां पे रख नहीं सकते, उसका तो देखो अंतिम संस्कार करना है धर्म की प्रैक्टिसेस के हिसाब से। लेकिन वो प्रूफ रहे इसलिए प्रॉपर तरीके से फोटो वीडियो बना ली जाती है, ठीक है ना, ताकि बाद में भी इन्वेस्टिगेशन के समय पे काम आए। फिर भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब भी कोई केस को देख रहा होगा, तो किसी भी साइट प्लान्स का प्रॉपर तरीके से वो स्केच बनाएगा, स्पॉट पंचनामा बनाएगा। स्केच बनाने वाले स्पेशलाइज्ड कैडर को हायर किया जा सकता है अलग अलग राज्य की पुलिस के द्वारा। वैसे ये मैंने सारे के सारे आइडियाज आपके साथ कुछ दिन पहले के एक हिंदू एडिटोरियल में भी डिस्कस किए थे। तो भाई नए ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स प्रैक्टिस में पंचनामा प्रॉपर तरीके से बनाना, प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे स्पॉट का स्केच बनाना, साइट प्लान बनाना, और साइट प्लान बिल्कुल स्केल्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्ट्समैन लगेगा जो इस चीज में स्पेशलाइज करता हो। तो वो थर्ड पार्टी ड्राफ्ट्समैन हायर करने की जरूरत नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो अपने के नो डेडिकेटेड ड्राफ्ट्समैन को यहां पे रिक्रूट कर सकता है। फिर भाई कौन से विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने बैंक किया, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और एग्जिबिट्स जो इन्वेस्टिगेशन के समय पे सीज किए गए हैं और जिनके ऊपर रिलाई किया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, ये एक्यूज को देना चाहिए। एक्यूज को क्यों देना चाहिए? क्योंकि एक्यूज को भी एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का। तो एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर इल्जाम कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लगाया जा रहा है। ठीक है भाई। हर कोर्ट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो लोकल लैंग्वेजेस में चीजों को डेसिफर कर सके। वैसे तो देखिए, जो विटनेसेस ने टेस्टिमोनी दी है, अपना बयान दिया है, वो बयान उनकी ही भाषा में टाइप्ड होना चाहिए, लेकिन उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है लोकल ट्राइबल भाषा हो, जज साहब को समझ में ना आती हो, तो एक इंग्लिश ये ट्रांसलेटेड वर्जन होना चाहिए। ओके। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एविडेंस को एक समय पे एक ही केस को आप कह लो रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक समय पे एक ही केस की प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी, उस समय पे चार अलग अलग केसेस की सुनवाई नहीं हो सकती, ना ही चार अलग अलग केसेस के एविडेंसेस को देखा जाएगा। फिर भाई जो भी अलग अलग विटनेस ने अपना बयान दिया है, उस बयान को सेपरेट पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि हाँ, इससे इस पर्टिकुलर आप कह लो इंडिविजुअल से एविडेंस से एक सवाल पूछा गया, इस एक सवाल का सवाल लिखा ऊपर, उसके ऊपर उसका आंसर लिख दिया, फिर दूसरा सवाल उसका आंसर। तो इस तरीके से प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्मेट में यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को सेटअप किया जाएगा। तो क्या होता ना कि पुलिस के पास और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास जो लेवरेज होता था ना, कि हाँ भाई, जो मन में चीज आई उसको ज्यादा बढ़ा के लिख दिया, जो मन में चीज नहीं आई उसको दबा दिया, तो इससे करप्शन फलता फूलता था। अब यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें तो आपको करनी है ही। ठीक है भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखो, जो भी एविडेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया गया है इन्वेस्टिगेशन समय पे, उसमें कुछ ही ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको एज एन एविडेंस एडमिसिबल किया जा सकता है। वो फैक्ट्स कौन से होंगे? वो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो जो एडमिसिबल पोर्शन है, जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में यूज किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के लिए, उस एडमिसिबल पोर्शन को अलग से मार्क किया जाएगा एक सेपरेट शीट पे, उसको एक एग्जिबिट नंबर दिया जाएगा। ओके। जजमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि कौन सा ऑफेंस इन्वॉल्व है, कितना यहां पे उसको स्टेटमेंट दिया गया है। हर प्रोसीडिंग को एफिशिएंटली तरीके से किया जाएगा, और अगर कोई केस चल रहा है तो कोशिश की जाएगी कि उस केस में जितने भी विटनेसेस हों, डे आफ्टर डे उनकी सुनवाई हो जाए। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर केस में 13 विटनेस है,
तो उन 13 विटनेस में से 3 की सुनवाई एक दिन हुई, तो कोशिश करो कि अगले दिन और बाकियों की हो जाए। मतलब लगातार 4-5 दिनों में जितने भी ज्यादा विटनेस है लगातार आप उस केस की सुनवाई करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ये मत करो कि 4 की आज हुई, फिर 4 की 15 दिन बाद होगी, फिर अगले 4 की 1.5 महीने बाद होगी और केस खिंचता चला जा रहा है। फिर वो 1.5 महीने बाद सुनवाई में उस 4 में से एक आंख ने बोल किया कि भाई मेरे घर पे तो प्रॉब्लम है, मैं आज नहीं जा सकता, मुझे अगली डेट दो, फिर 1 महीने बाद डेट रहे, और जो केस है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। जितना जल्दी हो सके डे बाय डे बेसिस पे विटनेसेस को एग्जामिन करके एफिशिएंट तरीके से केस को डिस्पोज ऑफ करिए। ये यहाँ पे इन नए रूलों में बताया गया है। और साथ हाई कोर्ट से बोला गया कि भाई इनको इंक्लूड कराओ, इंक्लूडिंग बॉम्बे, गुजरात। जीएस पेपर टू इंडियन जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है कि भाई तमिलनाडु का जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसको अच्छा खासा पैसा है। 2021-22 में जो तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसके पास 13,913 करोड़ रुपए आए हैं। 2020-21 से 3,270 करोड़ ज्यादा है। और जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्शियल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु के पी मूर्ति साहब, इनका ये बोलना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 11.22% ज्यादा है। 2020-21 में 26,95,650 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हुए थे। 21-22 में हुए हैं 29,98,048। ठीक है भाई। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहां पे ज्यादा हुआ है। इससे पहले सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हुए थे 2011-12 में 35 लाख, 18,435। तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ पैसा, मैरिज रजिस्ट्रेशन के थ्रू 3.8 करोड़, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू 9.98 करोड़, चिट रजिस्ट्रेशन के थ्रू 14.46 करोड़, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में 18.54 करोड़, ये पैसा आया है तमिलनाडु की सरकार के पास। कौन से भाई? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास। हालांकि ये न्यूज नेशनल पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस कर लीजिए। इस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगले 4 दिन तक हीट वेव जोरों पर रहने वाली है, ऐसा मेट ने बोला है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है। अप्रैल वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स होगा पिछले कई सालों का, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अगले 4 दिनों में तगड़ी हीट वेव आने वाली है। जो टेम्परेचर्स हैं वो प्रतिदिन के बेसिस पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया गया है कुछ सब डिवीजन्स में, वेस्ट राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और विदर्भ की, और बाकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में येलो अलर्ट इशू किया गया। ऑरेंज अलर्ट थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है। कुछ सिटीज में अगर आप देखो, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की, जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज्यादा चला गया है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि जो वीट की खेती खड़ी हुई है ना फील्ड में, वो तक यहां पे फल फूल नहीं पा रही है, ड्राई और ब्लेजिंग हॉट कंडीशंस की वजह से। अच्छा, ये सिचुएशन कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी? तो कहा जा रहा है 1 मई तक ईस्ट इंडिया में, और 2 मई तक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में थोड़ा रिस्पाइट यहां पे आएगा। ये किसने बोला? मृत्युंजय मोहापात्रा साहब ने। मृत्युंजय मोहापात्रा साहब का यह भी बोलना है कि यार इस समय तक थोड़ा बहुत पानी बरस जाता था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, लेकिन इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना, वो सिर्फ फरवरी तक आए हैं। मिड अप्रैल में एक दो जगह गलती से आ गए थे, बट फरवरी के बाद मिड डिस्टर्बेंसेस देखे नहीं गए। वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आपको पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं, और ओवरऑल आप कह लो राजस्थान के इलाकों में, हरियाणा पंजाब के इलाकों में थोड़ी बारिश करवा जाते हैं। ऐसी बारिश फरवरी तक तो देखी गई थी, उसके बाद नहीं देखी गई इस साल। तो इस बारिश की कमी के चलते भी यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। प्लस कुछ और फैक्टर्स दिए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मिड ट्रोपोस्फियर में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रोपोस्फियरिक लेयर्स को नीचे की तरफ ढकेल रहा है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स को। और जब एटमॉस्फेरिक लेयर को नीचे ढकेलेगा तो एटमॉस्फेयर को नीचे ढकेलेगा, एटमॉस्फेयर को नीचे ढकेलेगा तो एयर जमीन के पास पहुंचेगी, और एयर जमीन के पास पहुंचेगी तो बन जाएगा हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर मतलब ड्राई कंडीशंस। क्योंकि पानी तब बरसता है जब लो प्रेशर होता नहीं कि ये भाई जमीन है, यहां पे हीट पड़ी, हवा ऊपर उठी, बीच में वैक्यूम सा हो गया, तो वैक्यूम में हवा इधर उधर से दौड़ती हुई भागती हुई आई, रास्ते में मॉइस्चर उठाती हुई यहां पानी बरसा दिया। प्लस यहां से जो चीज एवेपोरेट होकर ऊपर गई थी वो क्लाउड्स बन गई, उसने यहां पे पानी बरसा दिया। लेकिन जब ऊपर की हवा ही नीचे आके जमीन पे सेटल डाउन कर गई तो हो गया हाई प्रेशर, बारिश का कोई सीन ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। पंजाब में टेम्परेचर नॉर्मल से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। तो हालत ओवरऑल यहां पे खराब है। हीट वेव होता क्या है? हीट वेव होता है अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स। ज्यादातर ये मार्च से जून के बीच में होता है, जुलाई तक भी कभी कभी चला जाता है। जो डेली पीक टेम्परेचर्स होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस हीट वेव्स यहां पे देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हीट वेव का इंसिडेंस है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर नॉर्थ में प्लेन्स में हीट वेव की बात करो तो कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए, तब हीट वेव मानी जाएगी।
और हिली रीजन्स में कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तब हीट वेव मानी जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या हीट वेव बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है, लेकिन वो तब बोला जा सकता है जब नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर रहता है उसके 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है एवरेज, लेकिन उसी जगह पे जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, तो 40 तो क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन तब भी इसको हीट वेव बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 32 डिग्री, इसके 5 से 6 डिग्री ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हीट वेव हो गई वो। जिस पेपर वन क्लाइमेट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने आसाम की सरकार को यहां पे झाड़ लगाई है काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर इशू को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम की सरकार को बोला है कि यार आपके काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। ये जो काजीरंगा का नेशनल पार्क है 1300 स्क्वायर किलोमीटर का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वन हॉर्न राइनोसिरोरस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 9 नोटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स है। कौन कौन से? अमगुरी, बगोरी, चिरांग, देवसर, हरमाती। हम्म हरमाती, हाथीदंडी और कंजूरी, ये नगांव डिस्ट्रिक्ट में है। और हल्दीबारी और पनबारी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। अब जो लोग आसाम में रहते हैं उन्होंने इन जगहों का नाम सुना होगा, मतलब आउटसाइडर्स ने शायद उन जगहों का नाम नहीं सुना होगा, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसकी मीटिंग हुई थी 4 अप्रैल को। वहां पे चीफ सेक्रेटरी आए थे आसाम के और आसाम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इनको झाड़ लगाई गई थी कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं तुम्हारे एनिमल कॉरिडोर में, ठीक है ना। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 12 अप्रैल 2019 का, उसके वायलेशन में। तो ये जो काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर से वो यहां पे अफेक्ट हो रहे हैं। फ्लड प्रोन पार्क में जो एनिमल्स है इनका मूवमेंट यहां पे अफेक्ट हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो, ये झाड़ यहां पे लगाई गई है। ये मैटर कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास? तो आसाम बेस्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रोहित चौधरी, इन्होंने मैटर, मतलब ये मैटर पहुंचाया आसाम का सुप्रीम कोर्ट के सामने। तब देखिए, आसाम की सरकार ने बोला है कि भाई हम ये जो सुप्रीम कोर्ट की सीईसी है, मतलब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, इसको जितनी भी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन की फोटोग्राफ्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और ओवरऑल जितने भी ऑफिसर्स ने यहां पे कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर को अप्रूव किया है, उनके डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप चाहो तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है स्टेट की सरकार को कि भाई तुमने इंक्रोचमेंट जो हुआ है इको सेंसिटिव जोन ऑफ काजीरंगा के अंदर, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, ये सबमिट करो यहां पे। मतलब सिर्फ ऑफिसर्स के ऊपर बिल फाड़ने से कुछ नहीं होगा, राज्य की सरकार यहां पे क्या कर रही है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके। और जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की सब कमिटी के अप्रूवल के बिना हुई है, वो इलीगल है। वो सरकार को इन द फर्स्ट इंस्टेंस होने ही नहीं देनी चाहिए थी, बट अगर हो गई है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आसाम की सरकार से मांगी है। प्लस अगर आप देखो तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी राइटिंग में 2020 से आसाम की सरकार से बोल रही है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज एनिमल कॉरिडोर्स में हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करो। मतलब हो सकता है कि आसाम की सरकार चाहती हो कि कंस्ट्रक्शन हो। अब बात यह है कि कुछ एमएलएस हैं इन्फ्लुएंशियल आसाम के अंदर जो चाहते हैं ये कंस्ट्रक्शन हो, और हो सकता है उन एमएलएस को बैक एंड से सरकार का सपोर्ट हो। तो अगर वो ब्यूरोक्रेट से कहेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर से कि भाई ये करवाओ यहाँ पे, तो उनको करवाना पड़ेगा। और एंड में कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्शन केवल ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट होता है, पॉलिटिशियन साइड हो जाते हैं। तो दिस इज वन मोर चैलेंज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया जयशंकर साहब पहुंचे हैं बांग्लादेश में, और हाई लेवल विजिट्स हुई हैं यहाँ पे। जो जयशंकर साहब हैं ये अपने काउंटर पार्ट से मिले, डॉक्टर ए के अब्दुल मोमिन, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी से भी मिले। ढाका इनका पहला स्टॉप है। दो नेशन नेबरहुड की विजिट पे निकले हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा भी इनके साथ हैं। तो बातचीत किस किस बात पे हुई? तो यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बातचीत हुई। दोनों ही कंट्रीज ने यूएन प्लेटफॉर्म में रशिया यूक्रेन मुद्दे को लेकर क्या वोट हुए हैं इसके ऊपर बातचीत हुई। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर ए के अब्दुल सॉरी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए के अब्दुल मोमन के साथ काफी पॉजिटिव डिस्कशन हुए हैं, ठीक है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन के ऊपर इनको इंडिया में इनवाइट किया जाएगा, ऐसा यहां पे बोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश ने यह बोला कि भाई ट्रेड के ऊपर बात हुई, कॉमर्स के ऊपर बात हुई, कनेक्टिविटी के ऊपर बात हुई, कोविड-19 के ऊपर बात हुई, सप्लाई चेन डिसरप्शन के ऊपर बातचीत हुई। यहां पे बांग्लादेश ने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे को उठा दिया। यूएस ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश का बोलना है कि भाई रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर हमें सैंक्शंस नहीं चाहिए। अब बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि चूंकि इंडिया की यूएसए के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो हम इंडिया के थ्रू अपने रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर सैंक्शंस हटवा सकते हैं।
यूएस का बोलना है कि जो रैपिड एक्शन बटालियन है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इसने करवाई हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, हम इसको सैंक्शन लगाते हैं। तो बांग्लादेश ने तो यहां पे ओपनली एडमिट किया है कि उन्होंने इंडिया से बोला है कि यूएस से बोल के हमारे रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर से सैंक्शन हटवाओ। लेकिन इंडिया का स्टांस यहां थोड़ा दबा हुआ है। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अरिंदम बागची साहब, इन्होंने ये बोला है कि भाई ठीक है, ऐसी कुछ बातचीत हुई है, बट ओपनली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया है, क्योंकि देखिए थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है। अब बांग्लादेश के स्टैंड को अगर हम यूएस के सामने असर्ट करने लगेंगे तो वो सही नहीं लगता। बांग्लादेश को चाहिए कि रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर से सैंक्शन हटे, और वो इंडिया को कह रहे हैं कि यूएस को बोल के सैंक्शन हटवा दो। इंडिया वाले सोच रहे होंगे कि यार हमारे खुद के इतने पचड़े चल रहे हैं ये ओवरऑल रशिया के साथ रिश्ते को लेके, अब हम बांग्लादेश का रिश्ता वहां पे उठाए फिरे। तो अभी के लिए भारत सरकार ने बहुत ज्यादा इस आरएबी वाले मैटर में कुछ कहा नहीं है, ठीक है ना। भारत सरकार ने इसके ऊपर चुप्पी साधी है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने ओपनली बोल दिया है कि रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं गलत है, तुरंत ये सैंक्शन हटाइए। रैपिड एक्शन बटालियन में बता दूं, एक एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म यूनिट है बांग्लादेश पुलिस की, तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के इल्जाम लगे हैं, इसलिए यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगले 1 से 2 महीने में जो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो भी इंडिया के अंदर आए। जयशंकर साहब बांग्लादेश के बाद निकलेंगे भूटान के लिए। ओके। अच्छा, ओवरऑल रैपिड एक्शन बटालियन की बात की तो एक एंटी टेररिज्म यूनिट है बांग्लादेशी पुलिस की। इसमें बांग्लादेश पुलिस, आर्मी, नेवी, बांग्लादेश एयरफोर्स, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सिविल सर्विसेज, बांग्लादेश एंसर के मेंबर्स हैं। इसको राइट विंग ग्रुप्स ने क्रिटिसाइज किया है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए। देखिए बांग्लादेश के अंदर राइट विंग ग्रुप क्या होगा, जो बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन और कंजर्वेटिज्म और रेडिकलिज्म की बात करेगा। तो ये जो आरएबी है, वो काउंटर टेररिज्म, एंटी ड्रग्स इमरजेंसी हेल्प और नेशनल कॉमन एनुअल लीड से डील करती है। टेररिज्म से रिलेटेड या फिर अराजकता फैलाने से रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होगा बांग्लादेश के अंदर, तो उससे कौन निपटेगा, आरएबी निपटेगी। जीएस पेपर 2, इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है भाई कि यहां पे बाइडेन का प्रपोजल है, रशियन ऑलिगार्क्स की यूएस एसेट्स को सीज करो और यूक्रेन को दे दो। तो जो रशियन वेल्थ है उसको यहां पे रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी आप कह लो रशियन एसेट्स हैं, रशियन नेशनल्स के एसेट्स हैं, देखो अभी के लिए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके चलते हुआ ही है कि जो भी रशियन बिजनेसेस के एसेट्स हैं यूएस के अंदर, उससे जो भी कमाई है वो यूएस सरकार अपने पास रख लेती है। लेकिन यहां पे बात हो रही कि उन एसेट्स को बेच के पैसा अपने पास रख लो। अब अभी के लिए ये करने की ताकत यूएस की सरकार के पास नहीं है। तो यूएस की सरकार को शायद कांग्रेस में एक प्रपोजल, एक लेजिस्लेशन पास करना पड़े, जिसके बेसिस पे जो रशियन बिजनेसेस के एसेट्स हैं यूएस के अंदर, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा ना, उस पैसे को ओवरऑल यूक्रेन की रीबिल्डिंग में यहां पे लगा दिया जाएगा। अगर आप देखो तो यूएस ट्रेजरी ने रशियन एयरक्राफ्ट वेसल्स $1 बिलियन के सीज कर रखे हैं। इस प्रकार का नियम कानून अगर यूरोपियन यूनियन में आ जाता है, तो यूरोपियन यूनियन में तो रशिया के $30 बिलियन के एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं। $7 बिलियन का रियल एस्टेट, हेलीकॉप्टर, बोट और आर्टवर्क फ्रीज हो सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट चाल यहाँ पे यूएस की ये होगी कि जो फ्रोजन रशियन एसेट्स हैं, इनको बेच के पैसा दे दिया जाए यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को यहाँ पे रीबिल्ड किया जा सके। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रशिया यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कितनी जल्दी ये एसेट्स बेच के जो यूएस है वो यूक्रेन को दे देगा, या फिर सच में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, इनकी कांग्रेस में लेजिस्लेशन पास होगा या नहीं होगा, ये आगे आने वाली न्यूज में हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इन्फोसिल, क्लिक द ज्वाइन बटन एंड सुपर थैंक्स बटन। हैव अ ग्रेट डे।